हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए हम यहां पर लेकर के आ गए हैं स्पेशल साइंस की क्विज नंबर 1। आज से स्पेशल साइंस के प्रश्न आपके सामने आएंगे रोज शाम को 4 बजे। जी हां, देखिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी पेपर फिक्स हो गया है, यानी कि आपका पेपर 15 दिसंबर को होने वाला है। अब तो फिक्स हो ही गया है। जेल प्रहरी, इसमें जो है 20 नंबर के रेलवे में और जेल प्रहरी में 20 नंबर की साइंस आती है और साइंस अच्छे लेवल की आती है इन एग्जामों में। अगर आपने इन एग्जाम की साइंस को पढ़ लिया तो आप यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस के साइंस के प्रश्न जो हैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी ही सीरीज लेकर के आए हैं। आज से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज। इसमें अलग लेवल के प्रश्न होंगे, आपको नए प्रश्न मिलेंगे और ऐसे प्रश्न जो अभी तक परीक्षा में आए हैं और जिनके आगे आने की संभावना है। हम प्रत्येक प्रश्न को आपको विस्तार से समझाएंगे, जिससे उससे संबंधित कोई और भी प्रश्न आए तो आप उसका भी जवाब दे सकें। देखिए यहाँ पर जेल प्रहरी और एनटीपीसी में साइंस 20 नंबर की आती है, लेकिन कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 2:1:1 का रेशियो रहता है। यानी कि अगर 10 नंबर की आपकी फिजिक्स आ गई तो 5-5 नंबर का आपका साइंस में बायोलॉजी आ जाएगी और केमिस्ट्री आ जाएगी। कभी बायोलॉजी 10 नंबर की आ जाती है तो 5-5 नंबर की आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाती है। तो ऐसे ही जैसे पेपर में आता है वैसे सेम टू सेम हम आपको सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं क्विज नंबर 1 के प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है प्रकाश वर्ष इकाई होती है, बताइए इनमें से किसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है द्रव्यमान की, ऑप्शन डी है प्रकाश तीव्रता की। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर दूरी आपको ज्ञात करनी है तो हम प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि मान लीजिए प्रकाश सूर्य से निकला और उसने एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर ली वही दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है, आप इसको किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होती है, तो दूरी की एक इकाई होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है एक बैरल तेल लगभग कितना होता है। आपसे पूछा गया एक बैरल तेल में कितने लीटर तेल आता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 131 लीटर, ऑप्शन बी है 159 लीटर, ऑप्शन सी है 179 लीटर और ऑप्शन डी है 200 लीटर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 159 लीटर तेल जो है वो एक बैरल में होता है। तो एक बैरल में कितना तेल होता है, 159 लीटर तेल होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। अभी हमने प्रकाश वर्ष के बारे में सुना, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई तो होती है लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दूरी की, वो आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है पारसेक, ऑप्शन बी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है खगोलीय इकाई, ऑप्शन डी है माइक्रोन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष आपने पढ़ा था, तो एक जो पारसेक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष की सहायता से हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पारसेक जो होता है वो खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी, यानी कि मान लीजिए तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको, तब आप प्रकाश वर्ष में नहीं कर सकते, तब आपको पारसेक में ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी वहाँ पर काउंट की जाती है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दीप्ति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यानी कि दीप्ति तीव्रता का मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है कैंडला, ऑप्शन सी है पारसेक और ऑप्शन डी है रेडियन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि कैंडला जो होता है वो दीप्ति तीव्रता का इकाई होती है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत की जो दीप्ति तीव्रता होती है उसको कैंडेला में मापा जाता है और कैंडेला एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस इकाई की खोज की थी। देखिए वैज्ञानिक लोग जब भी कोई खोज करते थे तो वो अपने नाम के ऊपर उस इकाई को रख देते थे। टेस्ला ने खोज की थी तो टेस्ला ने अपने नाम के ऊपर इकाई को रख दिया था। इसी तरह जो भी वैज्ञानिक अपनी कोई खोज करते हैं तो उसको अपने नाम के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। यानी कि एक दशक बराबर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 10 साल, ऑप्शन बी है 100 साल, ऑप्शन सी है 10 दिन और ऑप्शन डी है 100 दिन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 10 साल। तो 10 साल के समय को हम एक दशक कहते हैं और 100 साल के समय को हम एक शताब्दी कहते हैं। 100 साल वाला भी क्वेश्चन कई बार आया है तो हम इसलिए आपको बता देते हैं कि 100 साल के समय को एक शताब्दी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अब देखिए आप प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है, यानी कि जो सीधे हमें प्रकृति से मिलता है वो स्रोत क्या है।
तो ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है विद्युत बल्ब, ऑप्शन सी है जुगनू और ऑप्शन डी है मोमबत्ती। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि जुगनू। देखिए जुगनू आपको चमचमाते हुए मिल जाते हैं, गांव में आप जाएंगे तो आपको रात के समय जुगनू चमचमाते हुए मिल जाएंगे। तो जुगनू क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का, वो सीधे प्रकृति से हमको मिलता है। बाकी ये सब जो है ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। मोमबत्ती पर भी आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मोमबत्ती भी मानवों के द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका जुगनू। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। डिस्क्रिप्शन क्या है हमने आपको पूरा बता ही दिया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी, यानी कि जिसमें से होकर के प्रकाश पार नहीं जाता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, और जिसमें से होकर के प्रकाश पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो इसमें यह पूछा है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रकाश के लिए अपारदर्शी है, यानी कि जिससे होकर के प्रकाश गुजर नहीं सकता। ऑप्शन ए है शुद्ध पानी, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है हवा और ऑप्शन डी है लकड़ी। तो आप बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी यानी कि लकड़ी। देखिए लकड़ी अगर आप कहीं लगा देंगे और प्रकाश अगर आ रहा है तो वो लकड़ी से टकरा करके वापस ही लौट जाएगा, लकड़ी को पार नहीं कर पाता है। तो जो पार नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, अपारदर्शी होगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि लकड़ी प्रकाश के लिए एक अपारदर्शी है। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे जो आप एग्जाम देंगे उनमें टकराएगा आपको कि प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फेमस क्वेश्चन है ये, मान लीजिए जेल पहरी का, व्यापम का, रेलवे का, सबका ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको आगे भी ये प्रश्न अगर देखने को मिलेगा तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो देखिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए सिटी स्कैन में, ऑप्शन बी है एक्सरे किरण में, ऑप्शन सी है अल्ट्रासाउंड स्कैन में या फिर ऑप्शन डी है संचार में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी यानी कि संचार में जो है आप प्रकाशीय तंतु का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर दूर संचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देने वाली नवीनतम तकनीकी है। तो यह है क्या, जिसमें कांच से बने अत्यंत बारीक तंतुओं का प्रयोग संचारी तारों के रूप में होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो प्रकाशीय तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आया है परीक्षाओं में कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। आपसे प्रकाश के प्राथमिक रंगों को पूछा गया है जिन तीनों को मिला करके प्रकाश बनता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है लाल, नीला, पीला, ऑप्शन बी है लाल, हरा और नीला, ऑप्शन सी है लाल, हरा और बैगनी, ऑप्शन डी है सफ़ेद, पीला और नीला। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी यानी कि आप लाल, हरा और नीला जो है वो प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लाल, हरा और नीला में, कहीं लाल, हरा और पीला लगा देते हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में वो चलता रहता है कि रोड लाइट कैसी होती है। आप जो आपकी ट्रैफिक वाली लाइट होती है वो लाल होती है, हरी होती है, पीली होती है, तो लाल, हरा, पीला लगा देते हैं, जबकि वो प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग आपका लाल, हरा और नीला ही है। तो देखिए लाल, हरा और नीला इन तीनों रंगों से प्रकाश को प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं तीनों रंगों से मिल करके सभी प्रकाश का निर्माण होता है। आपको कोई भी और रंग भी जो भी दिखाई देंगे ना वो इन तीनों रंगों से ही किसी अलग अलग अनुपात में मिला करके बनाए जाते हैं। अगर इन तीनों रंगों को समान अनुपात में मिला दें, यानी कि 1:1:1 यानी समान अनुपात में अगर इनको मिला दिया तो सफ़ेद रंग प्राप्त हो जाता है। ऐसा हर किसी रंग के साथ में नहीं होता है। अन्य किसी भी रंगों को आप समान अनुपात में मिलाइए आपको सफ़ेद रंग नहीं प्राप्त होगा, लेकिन इन तीनों रंगों को अगर आप लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिला देंगे तो आपको सफ़ेद रंग प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपने होते हैं प्राथमिक रंग। उम्मीद करते हैं आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको हमेशा के लिए यह प्रश्न याद हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 है कैरोटीन इनमें से किस में पाया जाता है, यानी कि कैरोटीन जो होता है वो इनमें से किस सब्जी में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है मूली या फिर ऑप्शन डी है सलजम। तो बताइए कि कैरोटीन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी यानी कि गाजर में जो है कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन ए या रेटिनॉल कैरोटीन का रूप है, यानी कि कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का एक रूप है। विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है गाजर में, आपको ये भी बता दें क्योंकि आपसे पूछा जाता है उनमें से किस में विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। एक प्रश्न से हम आपको 4 से 5 प्रश्न क्लियर कराएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टारगेट 20/20
20/20 चल रहा है तो 20/20 ही आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको डेली देखते रहिए और परीक्षा में जाने से पहले 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल कैरोटीन का एक ग्रुप है। विटामिन ए जो है ना, वो दूध, दही, मक्खन, मछली आदि में पाया जाता है। यह हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे गाजर, टमाटर, केला, सलाद आदि सभी चीज़ों में विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। देखिए, अब प्रश्न आता है कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है, जैसे ही दिन ढलता है फिर आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। उम्मीद करते हैं सभी इससे संबंधित जो भी अन्य अतिरिक्त टॉपिक हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अतिरिक्त प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है? देखिए, यहाँ पर भाषा परिवर्तित कर दी, अब भाषा घुमाकर भी प्रश्न आएंगी। रक्त स्कंदन हेतु यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है, आपसे सीधे सीधे यह पूछा गया है। लेकिन अगर आपकी ये लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो आप फंस जाएंगे कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करने के लिए बोल रहा है या रक्त का थक्का हमारे शरीर में ना जमे इसलिए बोल रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रक्त का थक्का जमाने में जो सहायता करता है ऐसा कौन सा विटामिन है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी है कि जो विटामिन के होता है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। देखिए, मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, फाइब्रोनोजिन की सहायता से आपके जहां पर चोट लगी वहां पर बाहर एक जाल सा बुन देता है, यानी कि जाल सा बन जाता है। तो जो रक्त आपका बाहर निकलता रहता है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो धीरे 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 परत चढ़ती जाती है और आप जो है एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। अगर विटामिन के आपके शरीर में नहीं होगा या विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका रक्त बहता रहेगा और पूरा रक्त आपका निकल जाएगा और तुरंत ही आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए विटामिन के जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी भी मनुष्य में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन के आप कहीं से भी आपको विटामिन के जो है दूध पीजिए, ठीक है, और जो है मीट वगैरह जिसमें विटामिन के पाया जाता है, हरी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, जरूर खाइएगा। देखिए, हम बता भी देते हैं कि कहाँ कहाँ विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। ध्यान रखिए, शरीर के भार का 7% जो है वो आपका रक्त होता है मानव शरीर में। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये एनटीपीसी रेलवे का कि रक्त क्या है। ऑप्शन आपको दिए होंगे, तरल संयोजी ऊतक है या यौगिक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए रहे होंगे। तो आपका आंसर होगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है और यह टमाटर और हरी सब्जियों में उत्पन्न होता है, यानी टमाटर और हरी सब्जियों में आपको विटामिन के मिल जाएगा। तो एक प्रश्न के सहारे आपने यहाँ कम से कम 5 प्रश्नों को आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो यही विशेषता है सक्सेस जंक्शन की कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 4 से 5 प्रश्नों को हम क्लियर करा देंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, इनमें से प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है मूंगफली। तो बताइए किसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो आपका सोयाबीन में पाया जाता है। तो देखिए, आंसर इसका डी हो गया, यानी मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसका रासायनिक नाम एराकिस होता है। जो मूंगफली है, आप किसी से भी पूछ करके देख लीजिएगा, भाई साहब मूंगफली का जो रासायनिक नाम है बता दीजिए, भाई साहब बता नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो मूंगफली का रासायनिक नाम एराकिस होता है, एराकिस, ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन के अन्य वनस्पतिक स्रोत कहाँ है जहाँ से आपको प्रोटीन मिल सकती है? तो सेब में प्रोटीन मिलेगी आपको, टमाटर में, बादाम में, मूंगफली में, और जो दालें होती है उनमें प्रोटीन मिलती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है और सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो एक साथ आपके 3 प्रश्न ये भी क्लियर होगा, यानी एक प्रश्न से कम 5 से 6 प्रश्न। अगर आप मध्य प्रदेश जेल पहरी का पेपर देने वाले हैं तो आपको मध्य प्रदेश से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 13 है, आपके सामने आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए, वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो बताइए इसमें से आंसर आपका क्या होगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं और आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे याद हो जाएगा कौन से विटामिन इसमें वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि विटामिन बी जो है वो आपका वसा में घुलनशील नहीं है। तो बाकी के विटामिन जो दिए हैं वो वसा में घुलनशील है। तो आइए
बताते हैं। देखिए विटामिन के, ई, डी और ए वसा में घुलनशील है। देखिए हम मानते हैं कि वसा जो है एक विलयन है, एक ऐसा विलयन है, पानी नहीं है, मतलब वो कोई केमिकल है, मान लीजिए वो कोई केमिकल है। देखिए पानी में अगर आप किसी कीड़े को डाल देंगे तो कीड़ा तैरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घुलेगा नहीं। लेकिन हम मानते हैं कि वसा जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो कीड़े को पूरा घुला देता है, एकदम तेजाब सा है। ठीक है, तो अब देखिए हम बताते हैं, के ई डी ए को एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, कीड़ा बनेगा, कीड़ा कीड़ा कीड़ा। तो कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए वसा में घुलनशील है। अब बचा कौन कौन सा, तो विटामिन बी और सी बचा। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, क्योंकि कीड़ा जो है वो जल पे तैरता रहता है, नहीं घुलता, वसा में घुल जाता है। तो के ई डी ए वसा में घुल जाता है और बी और सी जल में घुल जाता है। तो इस तरह आपका आंसर हो गया विटामिन नंबर डी, यानी कि विटामिन बी जो है वो अघुलनशील है, किसमें, वसा में। तो चलते हैं और देखिए विटामिन बच्चों में विकास हार्मोन्स रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों में अगर प्रोटीन आवश्यक मात्रा में रहेगा तो ही बच्चों का जो है आपका विकास हो सकता है। यानी कि विटामिन जो है बच्चों में अत्यधिक मात्रा में विटामिन होना चाहिए। विटामिन की सहायता से क्या क्या होता है, देखिए एक तो हार्मोन्स आपके वृद्धि होती है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण होता है विटामिन की सहायता से। हड्डियों के गठन के लिए, जहाँ पर हड्डियाँ ज्वाइंट होती हैं, तो उसके लिए भी आपको विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 है, भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। देखिए अब भोजन के पाचन से संबंधित प्रश्न आ गया बायोलॉजी का। तो भोजन के पाचन से संबंधित एंजाइम कौन सा है जो उसकी सहायता करता है पाचन में। तो ऑप्शन ए है यूरियस, ऑप्शन बी है सल्फेट्स, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है प्रोटीयस। तो बताइए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो भोजन के पाचन में आपकी मदद करेगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो भोजन के पाचन में आपकी मदद करता है। तो आइए देख लेते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। ठीक है, अब पाचन होता क्या है, आपसे कोई पाचन की परिभाषा पूछ ले कि भाई साहब ये बताओ पाचन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जटिल पोषक पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। ये आपकी हो गई सरल परिभाषा। तो आइए हम आपको समझा देते हैं। जटिल पोषक पदार्थ, देखिए पोषक पदार्थ जब आपके शरीर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, उनकी संरचना काफ़ी जटिल होती है, तो वो पच नहीं पाते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, उनको सरल घुलनशील अणुओं में बदल देते हैं, यानी इतनी बारीक करते हैं, पीस कितना बारीक कर देते हैं कि वो घुलनशील हो जाते हैं। और जब वो घुलनशील हो जाते हैं तो आराम से वो आपके शरीर में पच जाते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, आपके शरीर में भोजन को पचाने में सहायता करता है। और उसमें से जो है ट्रिप्सिन जो है वो विशेष भूमिका निभाता है आपके भोजन के पाचन में। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 आता है आपके लिए, ये आंसर नहीं दिखाएंगे हम आपको। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन बी। बताइए कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अम्ल आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आइए हम आपका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि विटामिन सी जो है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, पता चल गया आपको। तो बाकी के विटामिन जो दिए हैं इनका भी रासायनिक नाम देख लेते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न में जरूरी नहीं है कि विटामिन सी ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे ए पूछ ले, हो सकता है डी पूछ ले, हो सकता है बी पूछ ले। तो हम सारे रासायनिक नामों को क्लियर करते हुए यहाँ पर चलेंगे, जिससे एक प्रश्न से जो हमारा मोटो है, जो हमारा ध्येय है कि एक प्रश्न में कम से कम 5 से 6 प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना चाहिए, वो हम क्लियर करके चलेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों नाम आपको याद हो चुके होंगे, और विटामिन सी का तो आपको हमने बता ही दिया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है पीएच पद सूचित करता है, यानी कि पीएच जो है वो क्या है आप बताइए। तो ऑप्शन ए है घोल का तापमान बताता है, ऑप्शन बी है घोल का वाष्प दाब बताता है, ऑप्शन सी है अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, ऑप्शन डी है आयनिक क्षमता को बताता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए अपन इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो पीएच होता है वो किसी भी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है कि ये घोल जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। आइए विस्तृत रूप से जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो किसी विलयन का पीएच उस विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता तथा उदासीनता तीनों गुणों को बताता है। देखिए कोई भी अम्ल या तो कोई भी जो विलयन है वो या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो उदासीन होगा, इसके अलावा और कोई गुण इसके अंदर नहीं होगा। तो हम आइए देख लेते हैं कि किस तरह से ये अम्लीय और क्षारीय और उदासीन हम पहचान सकते हैं। देखिए अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो घोल क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, पीएच का मान 7 से कम है तो घोल क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर पीएच का मान फिक्स 7 है, बिल्कुल 7 एकदम, तो शार्प एकदम 7 है,
तो वो आपका उदासीन विलयन होता है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है। तो प्रश्न नंबर 17 आपके लिए सामने आ गया है। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत हो जाता है? उदासीन का हमने बता दिया, pH मान 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। देखिए यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। 15 के बाद, प्रश्न नंबर 15 के बाद अगले 5 क्वेश्चन जो है वो आपके केमिस्ट्री के हैं। 11 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के हैं और शुरू के 10 क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स के हैं। तो हम तीनों का मिक्सचर लेकर के चलेंगे जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी भी ना हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर हम आपको 100 ऐसे क्विज सॉल्व कराएंगे और उस 100 क्विज को आप सॉल्व करने के बाद में आप हो जाएंगे साइंस के हीरो। जी हाँ, आपसे साइंस का कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा, ये हम आपको दावा करते हैं। आपको बिल्कुल ये उम्मीद आपकी हमारे साथ बनी रहनी चाहिए कि 100 क्विज लगाने के बाद में आप हो जाएंगे साइंस के हीरो। तो देखिए, ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर डी यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उदासीन हो जाता है। तो HCl के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, HCl एक रासायनिक रंगहीन गैस है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, यह वायु से भारी होती है, इसमें तीक्ष्ण दम घोटने वाली गंध होती है। यानी कि अगर आपको किसी कमरे में रख दिया और HCl छोड़ दी तो भाई साहब आप मुश्किल से आधे घंटे ही लगेंगे कि आप वहाँ पर राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी कि बहुत ही दम घोटने वाली ये गैस है, वायु से भारी होती है। वायु से भारी होगी तो आपके अंदर जाएगी तो एक तरह से अपना स्थान घेरेगी। तो स्थान घेरने के लिए वो क्या करेगी? रक्त को, जो रक्त आपकी पेशियों में बह रहा है उन पेशियों को फोड़ेगी, उसमें मतलब अंदर घुसने का प्रयास करेगी। तो एक तरह से आपका रक्त जम जाएगा। ठीक है, आपको, आपके हृदय को रक्त नहीं पहुंचेगा। तो आपको हृदय का रक्त नहीं पहुंचेगा तो हृदय घात के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, अब देखिए वही जो हमने आपको बताया था, ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने नमक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से इसे प्राप्त किया था। यानी HCl प्राप्त कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले ग्लोबर ने नमक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई और HCl गैस प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ग्लोबर वैज्ञानिक, तो ग्लोबर वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखिए। ये आपको बनाएगा दूसरों से अलग, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है कि HCl का सबसे पहले प्रयोग जो है वो ग्लोबर वैज्ञानिक ने किया था। किसके ऊपर? सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है 5.6, ऑप्शन बी है 5.6 से अधिक, ऑप्शन सी है 5.6 से कम और ऑप्शन डी है 7। देखिए, अम्ल है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था? अम्ल जो है 5.6 यानी कि 7 से कम है तो अम्लीय है। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो 5.6 से कम होती है। पहली बात तो आप यहीं पर क्लियर कर लीजिए कि अम्ल लगा हुआ है यानी कि 7 से कम, तो आपका जो 7 है वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन गया, उसके 5.6 होता है, तो 5.6 से कम होती है तो अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा होती क्यों है। देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जल के साथ मिलकर के अम्ल बनाती हैं। देखिए, मान लीजिए ज़मीन पर जो है जीवाश्म ईंधन है, कोयला है ये जल रहा है, लकड़ी है ये जल रही है, इन सब को जलाने के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये जब ऊपर पहुंचती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जल की बूंदें होती हैं, तो जल की बूंदों से क्रिया करके अम्ल बना देती है और वही जो अम्ल बनता है वो अम्ल वर्षा के रूप में नीचे ज़मीन पर आ जाता है। और हमने अभी बताया है कि अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है वो 5.6 से कम होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिट्रस फल होते क्या हैं। ठीक है, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस प्रश्न के बारे में। देखिए, निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो बताइए सिट्रस फल जो है वो इनमें से किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी यानी कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है वो सिट्रस फल होते हैं। तो आइए बता देते हैं कि आपको कि सिट्रस फल होते क्या हैं। देखिए, नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों को सिट्रस फल कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिट्रस फल बताइए। हर किसी को नहीं पता होगा कि सिट्रस फल क्या होता है, नहीं तो आप पूछ करके किसी से देख लेना। ये ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 216 या 238 वैकेंसी के लिए आपकी जेल प्रहरी निकली है, तो समझ लीजिए कि कंपटीशन का लेवल क्या होगा।
ठीक है, 2.5 करोड़ फॉर्म एनटीपीसी में भरे गए हैं, तो वहाँ समझ लीजिए कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो आपको अगर कंपटीशन में अलग बनना है तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने होंगे जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, और वो मिलेंगे आपको सक्सेस जंक्शन पे। इसके लिए आपको करना होगा सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को हम ला करके आपके सामने रखेंगे जो आपको बनाएंगे दूसरों से अलग। तो नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों को सिट्रस फल कहा जाता है। इनमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। देखिए खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, सबसे पहली बात आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। तो जो खट्टे फल होते हैं वो होते हैं सिट्रस फल। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? देखिए ये किसी देश का नाम लग रहा है क्या, या तो किसी दूध का नाम है क्योंकि मिल्क लगा हुआ है आगे। ठीक है, और मैग्नीशिया तो किसी एशिया के देश का नाम है। जी नहीं, इन चारों ऑप्शन में से क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अम्लनाशक, ऑप्शन बी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी है कृत्रिम दूध, और ऑप्शन डी है NaCl। तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें से क्या है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि अम्लनाशक। देखिए जब आपको कभी कब्ज होती है या पेट में गैस बनती है तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई डाइजिन दे दो, हाँ अरे भाई इनो दे दो। तो ये लोग क्या होता है, ये अम्ल होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके पेट में क्षार बन जाता है। ठीक है, वो क्षार जम जाता है, तो क्षार को मारने के लिए क्या चाहिए, अम्ल चाहिए। तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। अब घर पे जाकर के ये मत कह देना कि उनसे बोल दिया, मान लो पापा से बोल दिया, पापा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते आना। पापा परेशान, यार ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये तो किसी दूध का नाम लगता है यार। पापा गए डेयरी पे, बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो, और डेयरी वाला भी ऐसा महान वैज्ञानिक, उसने तौल करके 1 किलो दूध दे दिया। ठीक है, उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि 3-4 प्रकार के दूध को मिला करके बनता होगा। उसने बकरी का, गाय का और भैंस का दूध मिला करके दे दिया, लो भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऐसे नहीं कहना है आपको। ठीक है, तो आपको वहाँ पर इनो ही बोलना पड़ेगा। दुकानदार के पास जाएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मत बोल देना, नहीं तो एकदम परेशान हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब तुम जाकर कहीं और पढ़ो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इनो ही बोलना पड़ेगा। तो हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करता क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक औषधि है, ठीक है, जिसका उपयोग अम्लनाशक के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति को कटी डकार, पेट की बीमारी, कब्ज हो जाती है तो औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। यानी कि जब ये बीमारियां होती तो आपके पेट में क्या होता है, क्षार बन जाता है, और क्षार को मारने के लिए आपको अम्ल चाहिए रहता है। तो अम्ल के रूप में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप लेते हैं, वो जाता है, क्षार को मारता है, और आपको एकदम ऐसा लगता है ताजियो भाई इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, यानी 6 सेकंड में खेल हो गया। 6 सेकंड में उस अम्ल ने उस क्षार को मार दिया, एकदम जीरो, उदासीन कर दिया आपके पेट में, सेवन कर दिया आपका पीएच मान आपके पेट का, सेवन हो गया तो उदासीन हो गया, उदासीन हो गया तो आपको एकदम बड़ा आनंद सा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये थे 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 20 प्रश्न आपको हमने बताए हैं। 20 प्रश्न नहीं है ये, आप मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, आपके 80 प्रश्न यहाँ से क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने आज से ये सीरीज स्टार्ट की है। तो ये इसका टेस्ट क्रमांक पहला था। कल आपको शार्प 4 बजे टेस्ट क्रमांक 2 मिलेगा, और हम उसी लेवल पर चलेंगे जो रेशियो आपका जेल प्रहरी, आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी बनाते हैं। 20 नंबर की साइंस तीनों में आती है, और 2:1 के रेशियो में आती है, यानी कि 10:5:5 की रेशियो में आती है। ठीक है, और अगर आपने रेलवे की, ये एनटीपीसी की और ये जेल प्रहरी की साइंस कर ली, तो बाकी के एग्जाम, एमपी पुलिस हुई, एमपीएसआई हुई, यूपीएसआई हुई, यूपीपीसीएस हुई, इनके साइंस के प्रश्न तो कहीं जाने वाले ही नहीं हैं। क्योंकि जो ये 3 एग्जाम हमने बताए हैं आपको रेलवे के, इन रेलवे के एग्जामों में साइंस अच्छे लेवल की आती है। तो हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, और आप बन जाएंगे हमारे 100 टेस्ट क्रमांक लगाने के बाद में। जैसे ही हमारा 100वां टेस्ट क्रमांक खत्म होगा, तो तब तक आप बन चुके होंगे साइंस के हीरो। जी हाँ, साइंस के हीरो, सबसे अलग। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी कल आने वाली है हिंदी की, हिंदी एक्सप्रेस। जी हाँ, देखिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि देखिए हिंदी 20 नंबर का आने ही वाला है आपकी जेल प्रहरी में, यूपीएसआई में हिंदी 100 नंबर, एमपीएसआई में हिंदी 70 नंबर, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन आपका कवर कर रहा है। तो हिंदी की 2 क्लास हो चुकी है आपकी लोकोक्ति मुहावरे की, अगली फाइनल क्लास है लोकोक्ति मुहावरे की, लास्ट क्लास है। ये 3 क्लास में हमने ऐसे लोकोक्ति मुहावरे लिए हैं जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे, जो दूसरों से अलग होंगे, और यही आपको बनाएंगे दूसरों से अलग। जी हाँ, यही आपको दिलाएंगे नंबर। तो यहीं से आप होंगे दूसरों से अलग, और यहीं से आप चल पड़ेंगे सिलेक्शन की ओर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमको जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए, और सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसको आप जरूर दबा दीजिएगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।